है देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमें दिखा देना है, जैसे कि तुम्हें पहले तो याद होना चाहिए कि वो जो एस्टर बनता था, याद हो तो ओके, तो हम किस अल्कोहल और उसको मिक्स करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, इथेनॉल है, मतलब अल्कोहल है, और अल्कोहल से हम कहां जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हैं। वो ऑक्सीडेशन है। जब कर रहे थे कंसेप्ट तब मैंने बताया था, अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, ये सीक्वेंस याद रख लेना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मतलब अल्कोहल में ओ डाल दोगे तो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और उसका फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीक्वेंस है। ओके, तो वही बताना है। इथेनॉल ले लिया, O2 अंदर ऐड कर दिया तो CH3, अब H2 था तो दोनों H2 हटके डबल बॉन्ड O लग गया यहाँ पर एक OH। ओके, तो इथेनोइक एसिड बन गया, दैट इज H2O। मतलब करना क्या है हमें, वो बीच में जो मैंने बताया कि एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन उस तरह से पूछे कि शो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल फॉर्म्स अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फर्दर ऑक्सीडेशन विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 बार ऑक्सीडेशन तुम्हें दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बार दिखा देना है। सो CH3 CH2OH और एसिटिक इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला हमें पता ही है, CH3COOH। ओके, तो इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटॉम व्हाइल इथेनोइक एसिड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटॉम्स, हेंस द ऑक्सीजन एटॉम इज एडेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिंपल, डन। अगर ऐसे डायरेक्टली समझ में ना आए तो जो हमारा मेथड है वैसे तो तुम आगे बढ़ ही सकते हो। ये तो हमारा टेस्ट शेड्यूल है, वीडियो में भी आ गया। ओके, ठीक है, फोटोग्राफ भी मैं भेज दूंगा। हाँ, तो क्या बोल रहा था कि अल्कोहल CH3 CH2, तो पहले ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं। ओके, पहले नाम तो लिखने दो, CH3OH, तो ये तो क्या है, मिथेनॉल। हम तो इथेनॉल की बात कर रहे थे, इथेनोइक एसिड बना रहे हैं ना, क्योंकि मिथेनोइक एसिड तो होता नहीं। मिथेनोइक एसिड होता है या नहीं होता? मिथेनोइक एसिड नहीं होता? नहीं। पक्का? होता है, HCOOH। ओके, तो CH3CH2OH, तो मुझे ये बनाना है, तो CH3। ओके, तो ये H, यहाँ H, यहाँ H, CH3 हो गया, ये दूसरा कार्बन H, तो CH2 भी हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया इथेनॉल। CH3 CH2OH बन गया, सारे कार्बन की 4 वैलेंसी भी हो गई, OH की भी 1 हो गई, हाइड्रोजन की भी 1 हो गई। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो उसमें से क्या बनेगा, अब देखो CH3 तो वहीं पे बना दे रहा हूं, 1 2 3 H H H। अब यहां पर एक कार्बन लगाना है। ओके, तो एक कार्बन तो है ही। ऑक्सीजन अगर ऐड होगा, फॉर्मूला क्या है वो तुम्हें याद होना चाहिए, CH3COOH। CH3 आ गया, C भी आ गया, मतलब अभी सिर्फ मुझे OOH लगाना है, तो एक तो OH लगाना है, फिक्स भी है। अब एक O लगाना है, तो डबल बॉन्ड से तो O लगता है, तो डबल बॉन्ड से ऐसे O लगा दिया। ओके, तो 4 होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4, सबका एक, डन, तो बन गया OH। यस, अंडरस्टूड। अगर जो मैंने बोला कि 2 में बोले, 2 में करने को बोले, तो जैसे 2 में करने को बोले मतलब ऐसा बोल दे कि तुम्हें बनाना है क्या, अल्डिहाइड। ओके, तो क्या करोगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड किया तुमने, तो एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो यहाँ पे OH नहीं। ओके, यहाँ पर मेरा OH नहीं है, तो क्या हो गया, CO, और सपोज यहाँ पर H हो गया। ओके, यहाँ पर तो नहीं, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास तो एक ही होगा ना। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, H, तो CH3CHO। COOH क्यों नहीं होगा? वो H कैसे होगा, मीथेन, वो अल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, अल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो पहले क्या था, इथेनॉल,
इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड किया तो इथेनोइक एसिड बना, लेकिन मैंने ये क्या बनाया है, इथेनॉल, अल्डिहाइड बनाया है। ओके, तो अल्डिहाइड में का फॉर्मूला क्या है, CH3CHO। समझ में आया, एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो एडिशन तो नहीं हुआ, तो कहाँ से ऑक्सीडेशन, तुम पूछ सकते हो ऐसे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो मतलब ज्यादा हो, ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीजन दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन की दूसरी भी डेफिनेशन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो हो गया ना रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए ये अल्डिहाइड बना और इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सीक्वेंस याद रखो, अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन करोगे, लिखना हो तो लिख लो, हाँ, फिर ऐसा ना हो कि सर भूल गए। अल्कोहल, वैसे कंसेप्ट डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया ही था, अल्कोहल ऑक्सीडेशन करोगे तो इथेनॉल, सॉरी, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड और कीटोन, उसका फिर से ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हाँ वही मैं कंसेप्ट के टाइम पे हमने बताया था, हमारी नोट्स में भी था, अंडरस्टूड, हाँ या ना, ओके चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। That's it. A mixture of oxygen and ethyne is burned for welding. भाई welding वाली reaction. Can you tell why a mixture of ethyne and air is not used? वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और इथाइन यूज होता है, तो क्या बता सकते हो कि इथाइन तो यूज करते हैं, डायरेक्टली एयर यूज करो ना, वो ऑक्सीजन के इतने बड़े, हमारी हाइट है उतने बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, ओके, तो वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो जो इथाइन होता है और ऑक्सीजन होता है, दोनों गैस मिक्सअप होते हैं और फिर वहां पे वेल्डिंग करते हैं। ये एक आयरन का टुकड़ा है, वो दूसरा आयरन के टुकड़े के साथ वेल्ड करना है, तो वैसे वेल्ड करते हैं। तो फिर ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन, एयर क्यों नहीं लेते, क्योंकि एयर में भी तो भाई है ना 21%, 21% ऑक्सीजन तो है, तो वो क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो कम क्वांटिटी है। यहाँ पे प्योर पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो वहां पे अगर कम लिया तो मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यहाँ पे कंबशन पूरा हो रहा है और वहां पे फिर येलो फ्लेम आएगी, यहाँ पे ब्लू फ्लेम आती है, तो वही सब लिख दो। Combustion of ethane in air produces yellow flame, lot of black smoke, okay, environmental pollution होगा। Due to this incomplete combustion, heat produces very less than the heat required. Heat भी कम प्रोड्यूस होगी, okay, और वेल्डिंग में तो हमें हीट चाहिए, तभी तो मेल्ट होगा और चिपकेगा। So hence the mixture of ethane and air is not used. When इनका ले लेंगे कॉम्बिनेशन, तो बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगी एंड यूजुअली नीडेड फॉर वेल्डिंग, मतलब जितनी हीट एंड लाइट चाहिए वो हमें मिल जाएगी इथाइन। और देखो ये तुम दिखा भी सकते हो, वैसे पूछा नहीं है कि बस दिखाओ, लेकिन इथाइन है प्लस ऑक्सीजन, तो इथाइन ऑक्सीजन करना क्या है, ऑक्सीडेशन करना है, ओके, तो क्या बनाना है, CO2 and H2O, बाकी सब कहाँ गया, गया सब हीट एंड लाइट, इतना। अब हम बोलेंगे सर ये 2 कार्बन वाला इथाइन था, तो क्या सिर्फ CO2, हाँ, क्यों सिर्फ CO2, बैलेंस करो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, उसके कितने मोल है, 4, तो देखो 4 CO2 बन रहा है, 4 CO2 में 4 कार्बन, 2 इथाइन में 4 कार्बन, बैलेंस्ड इक्वेशन ही है, ओके। तो इथाइन पूरा गया मतलब क्या, H जो था उसका पानी बन गया, कार्बन जो था उसका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अंडरस्टूड, ओके, सिंपल, दैट्स इट। Activity 4.6 to study the reaction of sodium metal with the ethanol, सोडियम की इथेनॉल के साथ रिएक्शन, ओके, चलो, तो पीस ऑफ सोडियम डालना है इथेनॉल में, देखो ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन साइज ऑफ राइस, छोटा सा राइस का दाना हो उतना ही सोडियम डालना है, नहीं तो फटेगा फिर, ओके, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, जैसे ही हम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, मतलब एक गैस इवॉल्व होगा, कैसे पता चला हाइड्रोजन,
बर्न, पॉपअप साउंड, तो कैंडल बर्नर नजदीक ले जाओ तो पॉपअप साउंड आ जाएगा, पॉप साउंड। ओके, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, देन हाउ विल यू टेस्ट? ये सब तो अभी तुम महारत हासिल हो गई तुम। To study the strength of dilute acid and dilute hydrochloric acid, dilute acidic acid का फॉर्मूला बताओ, लिखा नहीं है ना? OH, यस करेक्ट। और ना इथेनोइक एसिड, यस CH3COOH, 2 कार्बन मतलब इथेनोइक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग कम हो, ओके, मतलब वीक और रिच, तो वीक को डाइल्यूट बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग को क्या बोलेंगे? नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि जो भी हमारा एसिड और बेस है उसको हम पानी में बनाते हैं, तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, मतलब कई जगह हम चाय पिए ऐसे बाहर चाय, तो ये भाई लंबे पानी ये चाहिए क्या? ऐसे ऐसे कोई कहे, मैंने ऐसे मीम देखा था, कोई मूवी का सीन था, कैसे पानी पीने का ऐसे करके ऐसे हाथ धो दिए चाय से ही ये क्या है भाई? ओके, तो बोले कि ये क्या मतलब चाय पानी क्या है ऐसे। सो अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो डाइल्यूट, और पानी की क्वांटिटी बहुत कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, चलो, हाँ वही था कौवा बिरयानी वाला। टू स्टडी दी, हाँ चलो, तो उसकी स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है भाई। पीएच हमारे पास है, क्या है? पीएच कंसेप्ट देखा ना हमने चैप्टर में। सो पीएच, ओके, पोटेंशियल ऑफ से हाइड्रोजन, ओके, सो वो हमारे पास है। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी अच्छे से देख लिया है क्या, कि अगर मेरे पास ऐसा समझो 14 pH का कोई एक सब्सटेंस है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। अगर मेरे पास 6 pH का कोई एक सब्सटेंस है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? 6 pH का एक सब्सटेंस है, वीक एसिड, यस। जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, गुड, चलो अच्छा है। सो दैट्स इट। आर बोथ द एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट? हाँ, दे देंगे लिटमस टेस्ट। क्या करेंगे? एसिड है तो ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो दोनों ही एसिड है। तो हाँ, इसमें एसिडिक एसिड जनरली याद रखना है, एसिडिक एसिड इज अ वीक और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वैसे तो हमें लिटमस पेपर से पता नहीं चलेगा, पीएच पेपर से पता चलेगा। कल उनको बता रहा था 11th वालों को, दिस इज द पीएच पेपर। ओके, ये एक पीएच पेपर है, लिटमस पेपर जैसा ही है। तो इसमें से कल भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। ओके, सो ये क्या है भाई? ओके, सो ये ऐसे स्ट्रिप होता है, फिर जैसे ही कोई सब्सटेंस हो वो सब्सटेंस में हमें डिप कर देना है। ओके, तो हमें पता चलता है कि कितना है। मेरे पास सब्सटेंस नहीं है तो मैंने कल ऐसे मुंह में डाल दिया था। ओके, हाँ पानी में भी डाल सकते हैं, यस। ओके, तो नाउ यू हैव टू चेक द कलर। ओके, अगर ये बहुत पुराना है तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, कलर अच्छे से नहीं देगा। ओके, सो देखो, ये मतलब तुम्हें लगेगा थोड़ा बहुत ग्रीन और ऑरेंज के बीच में है। ये नीचे वाला देखो, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में, तो जो ग्रीन है लाइट ग्रीन वो है 7 और ऑरेंज है वो है 6। मतलब ये जो मेरा सलाइवा है उसकी पीएच है बिटवीन 6 to 7, वैसे लाइक दैट। ओके, तो ये होता है पीएच स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्ट्रिप। अब तो पीएच मीटर भी आते हैं। ओके, तो पीएच मीटर मतलब पेन जैसे होते हैं, कि ऐसे पेन निकाली, कैप निकाला और लिखने लगा, वैसे कैप निकाली और ऐसे डाला तो उसमें डिजिटल दिखाई दे जाता है। जैसे हमारी डिजिटल वॉच होती है, नंबर दिख जाते हैं, यहाँ कैसे नंबर दिख रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो वैसे ही वहाँ पे दिख जाता है कि भाई इतनी पीएच है, 6, 7, 4, 8 जितना भी। क्या 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 कौन सड़ता है? दांत, हाँ हाँ हाँ, तो एसिड ज्यादा होता है ना, एसिड ज्यादा होता है तो ही सड़ते हैं। सड़ते हैं तो एसिडिक नहीं होते। एसिडिक, अगर मुंह में ज्यादा तुम एसिडिक खाना खाते रहो तो ज्यादा सड़ते हैं। तो इसीलिए हमें न्यूट्रल खाना खाना चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में एवरेजली 24 घंटे में, एक दिन में 1 to 1.5 लीटर एसिड रिलीज होता है बॉडी में। सोचो 1.5 लीटर एसिड स्टमक में,
ये यूज भी होता है, जो खाना हम डाइजेस्ट करते हैं, हमने नहीं बोला था एसिड रिलीज होता है, वो यूज होता है, लेकिन सारा यूज नहीं होता। फिर बहुत ज्यादा एसिड अंदर पड़ा हुआ है, बेसिक फूड तुमने खाया नहीं, और फिर चाय पी, एसिडिटी हो गई चाय पी के। अरे चाय पी के एसिडिटी नहीं हुई, तुम्हारा अंदर है ही पूरे पहले से एसिड, और चाय की एसिडिटी भी कम होती है, 2 to 4 जितनी होती है, टी और कॉफी दोनों की। कितनी? ओनली 2 to 4। सोचो, मतलब अंदर अगर न्यूट्रल भी है तुम्हारा स्टमक का पीएच, और जैसे ही चाय पी तो एसिडिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच 2 to 4 है, इसलिए। मतलब ज्यादा एसिडिक। हाँ, यस, ज्यादा एसिडिक है। 6 सेकंड में। Okay. सेकंड में काम करेगा। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ना। मतलब हम एक गलती कर रहे हैं और वो गलती छुपाने के लिए दूसरा कुछ डाल रहे हैं, इससे अच्छा है वो गलती ना करो। ऐसे मैं गलती ना करो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी चाय लवर हूँ बट कहने की बात है कि कम पीना नहीं पीना चाहिए। कम क्या पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। ओके, चलो। तो इनो पीने से अच्छा है यू कैन ड्रिंक मिल्क। ओके, मिल्क की पीएच होती है 6.5 के अराउंड। तो तुम्हारा स्टमक में 4-5 ऐसा है और तुम 6.5 6.89 वाला दूध पी लोगे तो वो रिड्यूस होगा। न्यूट्रल 7 तो नहीं हो जाएगा लेकिन रिड्यूस होगा। तो ठंडा, ऐसे जनरली बोलते हैं कि अगर एसिडिटी हो रही है तो ठंडा मिल्क पी लो। ठंडा है इसीलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर आइसक्रीम एसिडिक के अंदर। नहीं, आइसक्रीम नहीं, वापस आइसक्रीम नहीं। क्या हुआ? सर खाते हैं कुछ लोग आइसक्रीम। आइसक्रीम भी खाते हैं क्योंकि आइसक्रीम मिल्क से बनता है। ओके, इसलिए। बट अगेन वो एक रफ मेथड हो जाएगा। सही सही करना हो तो ठंडा मिल्क हो, करना नहीं है। जो फ्रीज में जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा कम टेम्परेचर वाला है वो हम पी सकते हैं। जैसे ठंडा पानी पीते हैं वैसे ही उतना ही ठंडा मिल्क पी लो तो एसिडिटी कम हो सकती है। वो मेथड ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इनो काम शुरू तो सर ये तो हाँ बोलो। काम खत्म चालू होता है। हाँ बोलो। खत्म होता है। क्या हो जाता है? वो फट नहीं जाएगा। क्या? हाँ, फट जाएगा। हाँ, यस हाँ सर, गुड क्वेश्चन। के दूध अंदर जाएगा तो फट नहीं जाएगा? अंदर तो एसिड है। हाँ, तो एक्चुअल में अंदर जाएगा तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। यस, जो इसीलिए भी अगर तुम सोचो कि भाई दूध फट गया अब नहीं पिएंगे, वो अंदर जाके फटने ही वाला है। ओके, अंदर जाके वो हम नहीं करते ना, तुम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे कि भाई दही क्या है? फटा हुआ दूध ही तो, दूध में से ही तो दही बनता है। तो दही नहीं खाते क्या? हम खाते हैं। तो फटा हुआ दूध भी तुम पियोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो फट तो जाएगा ही। यस, फट जाएगा। यस, फट तो जाएगा। फिर वो वर्क कैसे करेगा? क्या दूध फट जाएगा? मतलब कि जो हमें टेस्ट लगता है वो टेस्ट नहीं लगेगा। एट द सेम टाइम जो दूध का टेस्ट होना चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ी मलाई ऊपर से आ गई, कहीं पे पानी जैसा लग रहा है क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो गया है ना। तो वो हमें टेस्ट पहले तो फील नहीं होगा, और फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके तो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम सही सही वाला मिल्क पियो या फिर जो ऑलरेडी फट गया हो वैसा पियो। ये फट गया हो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो वाला फटना। हाँ, तो क्या बॉम्ब फटना समझे? हाँ, इधर ब्लास्ट बोले। हाँ, बोला। वो भी वो फटना ही होता है, बट डेट फटना इस कागज फटना होता है। टीयर। हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है, बट अगर पता चले तो बताना। अबे सैड नहीं, श्रेड। श्रेड, श्रेड। अच्छा श्रेड। श्रेडिंग। चलो नेक्स्ट। ये बात बताऊंगा। ये लो, देखो 4.8 टू स्टडी दी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टर। ये तो हमने देख लिया है। अल्कोहल और एसिटिक एसिड को इकट्ठा करो, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड को इकट्ठा करो तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। याद आया? ओके, तो वही है। दैट्स इट। देखो क्या है, 1 ml इथेनॉल ले लो
और एसिटिक एसिड ले लो, फ्यू ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, वार्म गर्म करो, रेशियो बोला है 20-50 ml ऑफ वाटर, स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर, एस्टर होगा। कैसी होगी भाई एस्टर की स्मेल? स्वीट। तो मतलब पढ़ा है या फिर पहले का पढ़ा हुआ याद है, जो भी हो गुड। ओके, सो ऐसा ही होना चाहिए। so, सोचो कि अगर हम रिवीजन कर रहे हैं 31 जनवरी के बाद, ओके रिवीजन के लिए मिले कि भाई आज साइंस का रिवीजन या आज केमिस्ट्री का रिवीजन, तो रिवीजन में मतलब मैं कम बोल रहा हूँ और तुम ज्यादा बोल रहे हो, वैसा होना चाहिए। सब कुछ तुमने इतना पढ़ाई कर ली है कि तुम्हें पता ही है सर इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, लाइक दैट। वैसी पढ़ाई हो जानी चाहिए। ओके, when the mixture of absolute alcohol and acetic acid is heated in presence of few drops of concentrated sulfuric acid, it forms sweet smelling ester. To show the evaluation of the carbon dioxide gas by the carboxylic acid with sodium carbonate and sodium carbonate और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम करें, ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था क्या कि उसकी अगर रिएक्शन हम करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा। और CO2 कैसे कैसे पता चलेगा CO2 है? करेक्ट। ओके, सो apparatus ये सब कुछ हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ओ माय गॉड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस ये वर्ड बहुत बार आएगा, ब्रिस्क ऑफ एफर्वेसेंस, ओके तो दैट इज गैस। तो ये वर्ड कई पहली बार जब आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मतलब बोर्ड में जब पूछा गया था तो बच्चे लोगों को नहीं आया था। क्यों? ये वर्ड ही पहली बार सुना। तो भाई 10th में ऐसे बुक में तो आया नहीं चैप्टर में ऐसा वर्ड, तो लेकिन उन्होंने पूछ लिया। ओके, तो अगर तुमने जस्ट एजम्पशन ले लिया हो कि इसका मतलब शायद गैस हो क्योंकि रिलीज होने की बात है, तो सही है। अदर वो वर्ड सुन के ये सब क्या है पता ही नहीं है, एफर्वेसेंस ये तो बाहर सिलेबस के बाहर का पूछ लिया और छोड़ दिया तो मार्क्स गए। तो जो उस साल जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, ओके ये वर्ड का मीनिंग उनको पता नहीं था। तो दैट मीन्स सिंपली अ गैस। कुछ ना कुछ तो आएगा। एफर्वेसेंस गैस पास कुछ नहीं होगा। मतलब इतना हम कर रहे तो कब क्या कर रहे थे तुम? लिखने में पीछे, अभी सुनने में भी पीछे हो क्या? पहले का सुन रहे हो क्या? पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO मतलब क्या? चूना सही है, बट उसका निकनेम when evolved gas is passed through freshly prepared lime water, it turns milky due to formation of insoluble calcium hydroxide. Can the gas produced by the reaction identified? Yes, white हो जाएगा ना। That's it. Next question. How would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी बोला ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठा हो जाएंगे तो अभी हमने देखा था CO2 बन रहा था। ओके, तो CO2 बन रहा है तो ये है, CO2 नहीं बन रहा तो ये है, लाइक दैट। ये जो हमने बोला वो आ गया, ये यही एक्टिविटी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया तो CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो एक्टिविटी का देखो इन टेक्स्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा है, पता तुम्हें एक सब्सटेंस दे दिया है, या तो ये अल्कोहल है या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखना बोर्ड में कि कैसे पता चलेगा। तो दैट डज नॉट मीन कि बाहर से पूछ लिया, सोचो कि इसके रिलेटेड आसपास का कुछ भी था, हाँ ये एक्टिविटी थी। ओके, तो मतलब क्या, देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कि सब्सटेंस दे दिया, पता कैसे चलेगा? उसकी रिएक्शन करवा दो सोडियम कार्बोनेट, वो हमने की है, पढ़ा है हमने कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे। कहां पढ़ी थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो रिएक्शन करवाए तो CO2 रिलीज होता है। तो फिर अगर रिलीज हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर नहीं हो रहा है तो वो अल्कोहल है, सिंपल। तो वही चीज है, वापस वही चीज पूरी लिख देनी है। और दूसरा टेस्ट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, कल जो बोला था वो KMnO4। ओके,
सो पर्पल कलर जो होता है वो अल्कोहल होता है तब निकल जाता है। कल हमने एक एक्टिविटी देखी थी, याद हो तो, ओके, कि धीरे धीरे डालते हैं तो चला जाता है, एक साथ डाला तो नहीं जा रहा था, लाइक दैट। लेकिन किसमें डाल रहे थे? अल्कोहल में, ओके। सो द सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट डिस्चार्ज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये दूसरा टेस्ट, ओके। तो कैसे पता चलेगा? याद रह जाएगा, ओके। एक एक्टिविटी अभी देखी कि दो सब्सटेंस है, अगर तुमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और NaHCO3 डाला और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं बड़बड़ बड़बड़ बोल जाऊंगा और समझ में कुछ नहीं आएगा फिर। तो ध्यान ऐसे भटका के ऐसे 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 मत करो, कान सिर्फ यही होने चाहिए, ओके। तो वो हो जाएगा CO2। और अगर दो सब्सटेंस दिए हैं और उसमें तुमने KMnO4 डालते गए और धीरे धीरे वो KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है, मतलब वो अल्कोहल है, और नहीं हो रहा है मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का क्या कर दे? रिडक्शन। ऐसे ही समझाया था, वही लिखना है, ओके। सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम याद रख लेना, एक एक मार्क में पूछा जा सकता है। अल्कलाइन KMnO4 जिसका नाम है परमैंगनेट, एंड एसिडिक K2Cr2O7, डाइक्रोमेट, करेक्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। टू स्टडी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑयल इन सोप सॉल्यूशन। ये तो जो लास्ट वाला जो थियरी है हमारा सोप वाला, वही है मिसेल फॉर्मेशन। सो कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? ये एक्टिविटी की है, फटाफट देखते हैं। 10 ml ऑफ वाटर है, ड्रॉप डाल दिया है थोड़ा कुकिंग ऑयल दोनों में, ओके, A और B। एक टेस्ट ट्यूब B है जिसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, मतलब दोनों में कुकिंग डाला है लेकिन एक में सोप सॉल्यूशन भी डाला है और एक में सोप सॉल्यूशन नहीं डाला है। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली, बहुत फास्ट, फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ओके। अब कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर? मतलब ऐसे हिला रहे हैं और अचानक से ऐसे स्टॉप कर दिया, क्या दिख रहा है? ऐसे अलग अलग या मिक्स दिख रहा है। सो इन टेस्ट ट्यूब A 2 सेपरेट लेयर्स आर सीन। टेस्ट ट्यूब A मतलब क्या? जिसमें सोप नहीं डाला था, जिसमें सोप नहीं डाला था, जैसे ऐसा समझो तुमने पानी लिया उसमें ऑयल डाल दिया, अब ऐसे हिला रहे हो और फिर जैसे ही बंद करोगे पता ही चल जाएगा ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है तुरंत, ओके। बट सोप सॉल्यूशन डाला तो वो उंगली की ना तुमने, सोप सॉल्यूशन मतलब वो ऑयल को पकड़ेगा। हमने देखा था कि हमारे कपड़े ऑयल वाले हो गए हैं तो अब हम धोएंगे, किससे धोएंगे? साबुन से। साबुन मतलब सोप सॉल्यूशन, ओके। सो व्हाइल इन टेस्ट ट्यूब B सेपरेट लेयर्स आर नॉट सीन। Leave the test tube undisturbed for some time and observe does the oil layer separate out? In which test tube does this happen? So in test tube A 2 separate layers of oil पहले से ही दिख रहे थे, while in test tube B separate layers are not found. Same answer as above. Then next activity कि भाई study the reaction of soap with hard and soft water. Yes. तो देखो सोप को तो अपना काम करना है, but if you take hard water और सॉफ्ट वाटर पहला समझो। हार्ड वाटर मतलब क्या और सॉफ्ट वाटर मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर जो मिनरल्स है जैसे कि भाई सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे जो मिनरल्स है वो मिनरल अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो, पानी के अंदर डिसॉल्व है, हमें दिखेंगे नहीं, ओके, हम जो पानी पीते हैं उसमें होते हैं, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको बोलेंगे हार्ड वाटर, ओके। मतलब जैसे हम बोरवेल का पानी पीते हैं, हमारी सोसाइटी में जो आता है बोरवेल, सपोज है सबके किसी के घर पे भी होता है, वो अगर तुम डायरेक्ट पी रहे हो तो वो क्या है? बोरवेल, हार्ड वाटर, ओके। और जो RO का पानी पीते हैं दैट इज सॉफ्ट वाटर। क्यों? उसमें से हमने ज्यादा मिनरल्स है तो वो क्या कर लिए? निकाल लिए। तो दैट इज द डिफरेंस। हाँ चलो। सो ज्यादा मिनरल्स अच्छा है, बट सिर्फ मिनरल्स अच्छा है, पानी के साथ मिनरल्स होगा और बॉडी कैन नॉट विथस्टैंड। क्यों? क्योंकि पानी के साथ है, उसको ब्लड में जाना है, फिर पूरा पास होके लास्ट में एक्सक्रीशन सिस्टम में से भी जाना है, और ज्यादा मिनरल्स वाला अगर पानी पिया होगा तो किडनी में से सही जाएगा नहीं और उसी से किडनी स्टोन बनता है,
अदरवाइज वो लॉजिक से बात सही है कि ज्यादा मिनरल्स तो अच्छी बात है ना भाई, ज्यादा मिनरल्स खा रहे हैं, बट वो पानी के साथ है इसीलिए। अगर एज अ फूड इफ यू कैन टेक मोर मिनरल्स दैट इज गुड। एज अ फूड मतलब किसी ऐसा समझो कि मिनरल का पाउडर है, ओके, और कुछ खाना सलाद खा रहे हो और उसके ऊपर ऐसे वो सॉल्ट की जगह मिनरल्स छिड़क दिए, सो दैट इज गुड। अगर मिनरल्स ऐसे तुम छिड़क दिए पाउडर फॉर्म में और फिर टोमेटो ऑनियन कैबिज कुछ भी खा रहे हो, दैट इज गुड, बट वाटर के साथ नॉट गुड। 2 ग्राम जिंक खा ले, प्रोटीन। चलो, सो टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब सॉफ्ट वाटर, ओके। 10 ml ऑफ हार्ड वाटर, से इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन डाल दिए और फिर हल्के उसको स्टर किया, ओके, शेक किया। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, ओके, कौन सी टेस्ट में ज्यादा फॉर्म होगा? सो द टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स सॉफ्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर प्रोड्यूसेस फोम इजीली। क्यों? वो क्या करेगा, जो सॉफ्ट वाटर है वो इजीली फोम बना देगा, क्योंकि वो जो सोप सॉल्यूशन है उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। हार्ड वाटर में क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स को रिएक्शन करने पड़ेंगे सोप के साथ, ओके। वेरेज यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि बहुत कम है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स? कर्डी मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि कर्ड आ गया, बट समझने के लिए, ओके, कैसे कहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं। सो हार्ड वाटर में प्रोड्यूसेस कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो मिनरल्स है वही मिनरल्स है ये जो प्रेसिपिटेट है वो, ओके। सो हार्ड वाटर में तो कहाँ पे ज्यादा फॉर्म होगा, याद रह गया? सॉफ्ट वाटर में। और कहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखेंगे? हार्ड वाटर में। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर है, देखो अभी हमने बोला सॉफ्ट वाटर में अच्छा फोम बनेगा, हार्ड वाटर में इतना अच्छा, कंपेयर टू दैट इतना अच्छा। इसीलिए वॉशिंग मशीन अगर तुम यूज करो तो ब्रांडेड कंपनी वाले सजेस्ट करते हैं कि हो सके उतना सॉफ्ट वाटर यूज करना, ओके, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वाटर यूज मत करना। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर यूज करोगे कपड़े भी अच्छे से नहीं धुल पाएंगे, एज वेल एज जो फिल्टर में से पास होके पानी जाता है वो फिल्टर तुम्हें बार बार चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो इफ से बोरवेल का पानी जा रहा है अंदर, ओके, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो वो फिल्टर सपोज 2 महीने में एक बार चेंज करना हो, इससे डिफरेंट होके 20 डेज में ही फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। एक ही फिल्टर 300, 350, 400 रुपए का आएगा, तो फिर अगर तुम पूरा मेंटेनेंस निकालो 12 मंथ का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर तुम सोचोगे अरे यार इतना खर्चा कपड़े धोने में, इससे अच्छा है लॉन्ड्री में दे आते, वहाँ सस्ता हो जाता, ओके। वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज तुम जैसे आरओ है, और आरओ अगर तुम आरओ का फिल्टर हर महीने में एक बार अगर जो बेसिक फिल्टर है वो चेंज करना है, वो अंदर वाला तो अलग से, लेकिन जो बेसिक बाहर होता है वो अगर तुम चेंज कर रहे हो 1 महीने में या 1.5 और 2 मंथ में, तो यू हैव टू चेक कि भाई 100 रुपीज़ का सपोज आया है, 100 रुपीज़ का आया है, और सपोज तुमने हर महीने चेंज किया तो 1200 रुपये तो उसके हो गए। प्लस आरओ चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम होती है, प्लस तुम्हारा वेस्ट वाटर भी ज़्यादा जाता है, मतलब बनता है 40% और वेस्ट होता है 60%, ओके। तो ये सब कैन यू विथस्टैंड? और डायरेक्टली वो जो वाटर वाला आता है उसके पास से ऐसे ले लिया 20 रुपीज़ का 20 लीटर, वो सही लेता है, मतलब वे 20 रुपीज़ का 20 लीटर मिल रहा है, मतलब पूरे साल में तुम्हें 1200 रुपये का 1200 लीटर मिलेगा। कैन यू, दैट इज इनफ फॉर यू और नॉट? वो सब कैलकुलेट करना होता है, जनरली नहीं करते, लेकिन जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होते हैं वो करते हैं, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो वो करते हैं, कह रहे यार ये महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा है कि भाई यही ले लो, ओके। बहुत सारी सब्जी में भी ऐसा होता है, मतलब खाने में भी, बट खाना तो घर का ही खाना चाहिए, बट कई ऐसी चीजें होती है जैसे कि लॉट में वो लोग सपोज एकदम लॉट में बना रहे हैं, वो लॉट में भी लेके आए हैं, तो उनको सब सस्ता पड़ रहा है, तो भाई वो 100-150 रुपीज़ की डिश ला रहे हैं, और हम वही चीज़ अगर घर पे बनाने जाए तो 400-500 रुपीज़ की डिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उतने उनके जितना सस्ता तो हम लेके नहीं आ सकते ना, उन्होंने लॉट में लिया है, ज़्यादा लिया है, तो उनको सस्ता मिलता है। जैसे कि हम डी मार्ट और उसमें जाते हैं, धीरज एंड सन्स और सब रिलायंस मार्ट, और वो तो वहाँ पे क्यों MRP से इतना कम दाम में मिलता है? क्योंकि वो लोग लॉट में ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो बेच रहा है बोलेगा कि भाई मैं 1 लूँगा तो ये 50 रुपीज़ का कितने में देगा,
भाई तू 1 ले या 5 ले, 50 का ही मिलेगा। लेकिन डीमार्ट का ओनर बोलेगा भाई मुझे 5 लाख क्वांटिटी चाहिए। ओके, तो सोचो 5 लाख क्वांटिटी, उसके रुपए कितने हो जाएंगे? सपोज 25 लैक्स। ओके, तो वो जो सेलर है उसको एक साथ 25 लाख रुपए दिख जाएंगे। 25 लाख एक साथ, ले जा भाई, ले जा, तुझे मैंने 50 क्या 40 में दे दिए। ओके, लाइक दैट। तो वो 40 में लिया, अब वो 50 की एमआरपी की जगह 47 में दे रहा है, तो हमें भैया वहां बहुत सस्ता है, उसको उससे भी सस्ते में पड़ा है। ओके, उसको उससे भी सस्ते में पड़ता। अभी तो कोई लॉस में बिजनेस ये दुनिया में कोई नहीं करता। ओके, कितना भी फ्री 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 बोला हो, कितना भी सेल 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 बोला हो, याद रख लेना कभी भी कोई इतना भी डिस्काउंट बोला हो कि अप टू 90% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, अरे कोचिंग की ट्यूशन क्लास की फीस में भी लिखते हैं 90% स्कॉलरशिप और वो सब। ओके, बट कभी भी कोई भी चीज, ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं, और हम अगर दिमाग ना लगाए तो बेवकूफ बन जाएंगे। ओके, सो सब कुछ, कोई भी मतलब लॉस में बिजनेस करेगा नहीं। कोई चीज बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ये फ्री में दे रहे हैं, तुम आ जाओ, तो मैंने बताया था ना पहले, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा फ्री में मिल रही है, सो द प्रोडक्ट इज यू, तुम ही प्रोडक्ट हो, तुम ही बिक रहे हो। ओके, तुम्हारा टाइम बिक रहा है, लाइक दैट। जैसे हम सोशल मीडिया यूज करें, जैसे हम मूवी देखने बैठ गए, ओके, टीवी पे फ्री में ही है ना भाई, रिचार्ज करवाया है, मोबाइल में रिचार्ज करवाया, बैठ गए, क्या जा रहा है, इंटरनेट तो अनलिमिटेड है। कुछ अनलिमिटेड नहीं है, तुम्हारा 1 घंटे का टाइम वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है क्या तुम्हारे 1 घंटे की वैल्यू? दैट वी हैव टू डिसाइड। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? हो चलो, सो क्या होगा, एक में डिटर्जेंट और एक में सोप सॉल्यूशन। डू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ द फोम? नहीं भाई, सॉफ्ट वाटर में ज्यादा बनेगा, अभी तो देखा हमने। सो डू नॉट कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ फोम। सोप सॉल्यूशन कंटेन्स लिटिल फोम इन इट, मतलब जो सोप सॉल्यूशन है, ओके, और एक है सोप सॉल्यूशन, मतलब दो चीजें ली है हमने, सोप और डिटर्जेंट, मतलब वॉशिंग मशीन में धो रहे हो या फिर साबुन से घिस घिस के धो रहे हो, ऐसे हम समझ लो। तो टेस्ट ट्यूब विद द सोप सॉल्यूशन कंटेन्स लिटिल फोम इन इट, तो सोप सॉल्यूशन में कम फोम बनेगा और डिटर्जेंट में ज्यादा बनेगा। Curly white solid, so soap solution added to produce a curly white solid substance। मतलब तुम यहाँ पे कोरिलेशन कर सकते हो। अभी हमने बोला सॉफ्ट वाटर ज्यादा फोम, हार्ड वाटर कम फोम, ओके, और से वो प्रेसिपिटेट। वॉशिंग मशीन में हार्ड वाटर, वो तो हम जो डाले हमारे ऊपर है, डालना चाहिए सॉफ्ट वाटर, लेकिन तुम वो तो फिर हम क्या डाल रहे हैं, हमारे कौन सी लाइन में से पानी दिया है। ओके, अगर हम ऐसा समझो कि घर पर फिल्टर है, ओके, तो फिल्टर ये करने के बाद अगर वॉशिंग मशीन में पानी डालेंगे सो दैट इज बेस्ट। बट सोचो कितना महंगा पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा, सोचो वॉशिंग मशीन में कितना पानी जाता है, बहुत। तो सोचो वो पानी तुम आरओ वाटर दे रहे हो तो तुम्हारे कपड़ों की क्वालिटी बेस्ट होगी, बट खर्चा सोचो, why it is not economical। हाँ, तो मैं तुम्हें याद रखने की ट्रिक बता रहा था। सॉफ्ट वाटर ज्यादा फोम और हार्ड वाटर कम फोम, और हार्ड वाटर में प्रेसिपिटेट आता है। तो वैसे ही यहाँ पर सोप सॉल्यूशन कम फोम, सोप मतलब हार्ड, ऐसा समझो, सोप हार्ड ही होता है ना कंपेयर टू डिटर्जेंट, वैसे याद रखो, डिटर्जेंट के कंपेयर में सोप हार्ड होता है, तो सोप कम फोम देगा। तो कम फोम कौन देता है? सोप, ओके, तो डिटर्जेंट क्या देगा? ज्यादा फोम देगा। ओके, अब जो ज्यादा फोम देता था वो प्रेसिपिटेट नहीं देता था सॉफ्ट और हार्ड वाटर में, तो यहां पर भी जो ज्यादा फोम देता है वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, तो जो कम फोम देता है वो देगा। कम फोम कौन देता है? सोप, तो सोप देगा प्रेसिपिटेट। समझ गए? दो कंसेप्ट है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर एंड सोप एंड डिटर्जेंट। अंडरस्टूड? सोप हार्ड होता है, ये सेंटेंस याद रखना। सोप क्या होता है? हार्ड होता है। याद रह गया? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? डिटर्जेंट का यूज करके कैसे पता करेंगे? ये थोड़ी पीएच स्ट्रिप है, कुछ पता नहीं चलेगा।
बिकॉज डिटर्जेंट प्रोड्यूसेस फोम इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। भाई डिटर्जेंट दोनों में ही फोम प्रोड्यूस करेगा। फोम कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा? लिटिल फोम, सोप। अभी तो हमने देखा था डिटर्जेंट तो करेगा, क्यों? फोम प्रोड्यूस करने के लिए छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स चाहिए। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किस में होते हैं? पाउडर में, मतलब जो डिटर्जेंट होता है उसमें। पीपल तो फिर वैसे देखें तो डिटर्जेंट हम दोनों में डाले हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर तो पता चल ही जाएगा ना। दोनों में फोम देगा ना वो। लेकिन एक में ज्यादा देगा एक में कम देगा ना। नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो, वो पूछ रहा है वो दो जो कंसेप्ट हमने पढ़े वो दो को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। सोचो क्या होगा अगर डिटर्जेंट हमने डाल दिया, एक में डाला, हार्ड वाटर में भी डाला और सॉफ्ट वाटर में भी डाला, तो कैसे पता चलेगा क्या पता कैसे? कि कौन सा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। कौन सा हार्ड वाटर? लेकिन हमें यहाँ पर पता है ये थोड़ी करना है, मतलब हमें बोलना है कि वाटर इज हार्ड। हार्ड है, सिर्फ एक ही पानी दिया हुआ है, ओके तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर पता चलेगा, कब पता चलेगा? हमने बोला ना सॉफ्ट वाटर होगा वो ज्यादा फोम देगा, ओके तो दैट मीन्स वो जो है डिटर्जेंट वो तो हार्ड में भी देता है और सॉफ्ट में भी देता है। तो सॉफ्ट वाटर तो वैसे ही ज्यादा दे रहा है, उसमें डिटर्जेंट डाला तो और ज्यादा देगा। मतलब दो चीजें हैं, सॉफ्ट वाटर प्लस डिटर्जेंट, हार्ड वाटर प्लस डिटर्जेंट, तो किसमें ज्यादा फोम होगा? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर प्लस डिटर्जेंट। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट ज्यादा फोम देता है सोप की कंपेयर में, और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कंपेयर में सॉफ्ट वाटर ज्यादा फोम देता है। तो यहाँ तो डबल हो गया ना, समझ में आया? यस। तो ऐसे दो दिए हो तो पता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिटर्जेंट है मेरे पास और एक सॉल्यूशन दे दिया कि ये है भाई पानी, हार्ड है या सॉफ्ट है बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन वो पूछा है कि तुम्हें पूछ लिया है वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड, तो एक ही पानी दिया हुआ है तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर दो अलग अलग दिए और बोले चलो बताओ कौन सा हार्ड और कौन सा सॉफ्ट, तो बोल सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके डन, गुड। पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश द क्लोथ्स। यस, ओके कोई ऐसा करके मारता है कोई ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारता है, ओके कि किसी को मारने का सारा ही गुस्सा ऐसे कपड़ों पे निकाल दिया जाता है कि आ तू आ जा तुझे usually after adding the soap they beat the cloth on a stone। क्या हुआ? so वो बीट करते हैं और बीट इट विद द पैडल, स्क्रब विद अ ब्रश और मिक्सचर इज agitated in the washing machine। why it is necessary? okay तो क्यों नेसेसरी है? क्या हुआ? ऐसा वो चुप चुप के वाला सीन है ना वो। इतने सारे कपड़े इसको घर क्यों बोलते हो? जिला घोषित कर दो ना। अच्छा चलो, सोप डिक्रीज इज, वो बहुत ही अच्छा मूवी है, लेकिन ऑल टाइम जैसे हेरा फेरी है, ऑल टाइम कभी भी देखो हंसी आ जाएगी, वैसे वो चुप के नहीं नहीं वो नहीं चुपके नहीं, चुप के तो रोमांटिक फिर सीधा चलो चलो बस बाकी है। चुपके चलो। सो हाँ, तो क्यों भाई ऐसे मारा क्यों जाता है, पीटा क्यों जाता है? सोप डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ये रट लो। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन तुम्हें पढ़ने में आता नहीं है, अभी बाद में आएगा। ओके सो सरफेस टेंशन इज लाइक वन टाइप ऑफ फोर्स। एक फोर्स ही है जो सरफेस पर लगता है। ओके तो ज्यादा कुछ डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, अगर 11th-12th लिया साइंस तो आएगा। सो ये याद रख लो कि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे? सोप से।
मतलब कम हो जाता है, मतलब सरफेस का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, मतलब वो वहां से अलग हो सकता है। ऐसे मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन मतलब वन टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कम हो गया तो तुम निकाल सकते हो, फोर्स ज्यादा है तो मतलब ऐसे वो ऐसे कोई पनीर टिक्का ऐसे कपड़ों पे ऐसे चिपक गया है ज्यादा फोर्स से, तो नहीं निकलेगा कितना भी घिसो तुम। लेकिन घिसते घिसते तुम थोड़ा साबुन भी लगा दे रहे हो तो वो फिर धीरे धीरे उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब? जब पानी और सोप दोनों अप्लाई करोगे तब। When the soap is applied to any dirty clothes on the stains, the non-polar tail, अब ये सब हमने पढ़ लिया है, non-polar okay tail containing the hydrocarbon part is attracted towards the molecule or say dirt or grease, while the polar tail part is attracted towards the water। तो जो पोलर होता है वो एक मतलब देखा था ना हमने, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ओके, तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर जाने वाला है या पास आने वाला? भागने वाला। डरने वाला। ओके, भागने वाला। फोबिक मतलब भागने वाला। तो वाटर से दूर जा रहा है वो फोबिक और पास आ रहा है वो हाइड्रोफिलिक। ओके, 10 मिसेल्स आर फॉर्म। तो मिसेल्स तो बन गया, लेकिन मिसेल्स को रिमूव भी तो करना है। मिसेल सारा इकट्ठा हो गया, अब तुम मारोगे तब वो झटके से ऐसे मिसेल अलग हो जाएगा कपड़ों से। हाँ, पानी भी ऐसे जोर से मारना पड़ेगा। ऐसा समझो कि धीरे धीरे ऐसे पानी बह रहा है तो वो डर्ट निकलेगी नहीं, लेकिन जोर से अगर पानी मारा, जोर से अगर हमने वो मारा उस पे, स्टोन पे और कपड़ों को ऐसे मारा, तो वो डर्ट है जो मिसेल बना है वो क्या कर देगा, अलग हो जाएगा कपड़ों से। So to remove the micelle from the surface of the clothes, agitation of clothes is necessary. So जो वॉशिंग मशीन में ऐसे गोल 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 घूमता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे ऊपर नीचे पूरे कपड़े ऐसे हो जाते हैं। हाँ, सो वो एजिटेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम पीटने नहीं जाते। करना क्या है, एजिटेशन ऐसे करना है कि वो जो फोर्स तो कम हो गया है लेकिन वो वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सिंपल, यही था इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति होती है। समझ में आया? देखो, टेक्सचुअल क्वेश्चन है लेकिन ये सारे ही हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी मैं एक नजर मार लेता हूँ, जो अगर हमने कुछ डिस्कस ना किया हो तो कर लेंगे। ये सब तो आता है। ये तुम वीडियो देख रहे हो उसके लिए That's it. देखो, गुड क्वेश्चन। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को कैसे अलग करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, क्या थी बोलो, चलो बोलो। दो सब्सटेंस गिवन है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। कैसे पता चलेगा कौन सा इथेनॉल है कौन सा इथेनोइक एसिड? पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो चलो अभी, चुपके चुपके। बोलो अमन। CH3COOH। हाँ, इथेनॉल से इथेनॉल करना है ना? नहीं करना नहीं है, तुम्हें गिवन है, करना है। तुम्हें दो गिवन है, पता कैसे चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा इथेनॉल कौन सा इथेनॉइक एसिड? इधर ही ना, अल्कोहल तो कंपाउंड है, वो तो एसिड ना है ना बेस है। सर वो ना, ये जो ड्रॉप था KMnO4 का, उसको डालेंगे तो क्या होगा? जो अल्कोहल होगा उसमें कलर चेंज होगा। कलर चेंज हो जाएगा। मतलब वो डॉग्स गिरेंगे, अगर ज्यादा डाल दिया तो कलर पिंक होने लगेगा, और वो जो दूसरा उसमें नहीं होगा, एसिटिक एसिड में नहीं होगा। सही। एक और था, हाँ वही पहला वाला मेथड था, वो मेरे को याद करना है। उसके बेस पे एक्टिविटी भी दी, वो भी देखी।
तो थी कौन सा सब्सटेंस डालेंगे, बहुत टाइम हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो CO2 निकलेगा, जिसमें से निकला वो क्या है, CO2 निकल रहा है तो वो क्या है, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल है या इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल। इथेनॉल, जिसमें से CO2 निकलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इथेनॉइक एसिड होगा, हाँ, इथेनॉइक एसिड होगा, अल्कोहल नहीं होगा। तो वही चीज है, ध्यान दो। फिजिकल प्रॉपर्टी स्मेल से भी पता चल जाएगा, इथेनॉल स्वीट है और इथेनॉइक एसिड तो स्ट्रॉन्ग है विनेगर जैसा। टेस्ट भी, इसको तो टेस्ट ही नहीं करना है, बर्निंग टेस्ट है इथेनॉल, ओके, इसको टेस्ट नहीं कर सकते। ये भाई एसिड है तो सोर लगेगा, ओके, कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा, खट्टा रखेगा। मेल्टिंग पॉइंट वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल हो गई, ओके। ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट और अल्कलाइन KMnO4 जो हमने एक्टिविटी देखी। सॉर मतलब खट्टा है। हाँ यस, खारा नहीं, खारा तो सॉल्टी है, खारा तो सॉल्टी, ओके। हाइड्रोजन ऐड करने को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, चैप्टर याद है ना। देखो वो भूल मत जाना, सब कुछ जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो एकदम डिटेल में सब कुछ बताया था। वीडियो ढूंढो, देखो, ढूंढो मतलब उसी में है प्लेलिस्ट में, फिर से देखना हो तो, याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख लो लास्ट, गिव अ टेस्ट दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कैसे टेस्ट पता चलेगा। बटर कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स व्हाइल कुकिंग ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट्स, ओके। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ अल्कलाइन KMnO4, मतलब जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कलर डिसअपियर कर देते हैं, किस चीज का, अल्कोहल KMnO4 का। जैसे अल्कोहल ने डिसअपियर कर दिया था, वैसे ही अनसैचुरेटेड जो होंगे वो क्या कर देंगे, उसका कलर, पिंक कलर जो है वो क्या करेंगे, डिसअपियर कर देंगे। लेकिन बटर जो सैचुरेटेड है वो नहीं करेगा। When butter is treated with few drops of KMnO4, the pink color does not disappear, while cooking oil is treated, और वो डिसअपियर हो जाएगा। तो तुम ऐसा याद रख सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्कोहल, एक्चुअली अल्कोहल सैचुरेटेड है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ओके। अल्कोहल मतलब अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो वो एक्चुअली है सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ याद रखने के लिए कि भाई जैसे ही अल्कोहल में KMnO4 डालते थे उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता था, वैसे ही अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हम KMnO4 डालेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड में डालेंगे जैसे कि बटर, ओके, तो उसमें डिसॉल्व होगा, डिसअपियर होगा। अंडरस्टूड। विद दिस आवर फुल सिलेबस ऑफ साइंस। सर फ्लेम वाला भी तो लिख सकते हैं। फ्लेम वाला कैसे, वो एक अगर सैचुरेटेड है, हाँ फ्लेम वाला लिख सकते हैं, बट उसके लिए फिर डायरेक्ट ऑयल को हम जलाना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑयल को हम डायरेक्ट ऑयल को कैसे बर्न करेंगे, मतलब तुमने कंटेनर में डाला हुआ है ना, कोई कंटेनर है उसमें तुमने बटर लिया या कोई कंटेनर है उसमें तुमने वेजिटेबल ऑयल लिया, आप गर्म करोगे तो डायरेक्टली उसको हम बर्न नहीं कर रहे, बट वो जब डायरेक्टली बर्न हो तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्लेम से। यस, ओके। सो विद दिस आवर होल सिलेबस ऑफ साइंस इज कंप्लीटेड। हमारा मैथ्स कंप्लीट हुआ था 8th of November को और आज है 26th of December, ओके। और इन बिटवीन हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया था, वो भी मैंने शायद डेट देखी थी, कुछ थी कि 15 to 20 के बीच में ही थी। सो सो इंग्लिश भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो हमारा मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस 10th का कंप्लीट हो गया है, ओके। सो नाउ
फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी SST, कंप्लीट इट। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, बाहर की बातें नहीं करेंगे, सिलेबस की बातें करेंगे, टाइम कम है। ओके, एंड दैट्स इट। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टेस्ट शेड्यूल मैंने बता दिया है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, फिर पेरेंट्स भी बोलेंगे कि भाई टेस्ट में मार्क्स ना स्कूल में आ रहे हैं ना ट्यूशन में आ रहे हैं, क्या करोगे? उनका टेंशन बढ़ेगा, और उनका टेंशन बढ़ने से तुम्हारे ऊपर भी असर दिखेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा। ओके, सो बेटर ना पढ़ा हो तो पेरेंट्स को सीधा बता देना कि भाई स्कूल में तो भाई हर दिन टेस्ट होता है, तो 25 दिन जाए मंथ में तो 25 टेस्ट होते हैं, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर से 10 टेस्ट आउट ऑफ 25। तो ये 10 में मार्क्स ना आए सो मेरी गलती, बट बाकी के 15 में मार्क्स ना आए तो मेरी गलती नहीं है, ऐसा बता दो। अगर ओवरलोडेड है तो, ओवरलोडेड नहीं है तो फिर हर टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए। जैसे हमने कैसे ये थोड़ा 2-3 दिन का टाइम रखा हुआ है। ओके, फिर रोज बोलना चाहता तो मैं अभी बोल देता, हम दो बार टेस्ट सीरीज हो जाती है इतनी। ओके, 15 डेज में एक बार और दूसरे 15 डेज में दूसरा, बट वैसा नहीं किया हमने, गैप रखा है 2-3 दिन का गैप, सो दैट यू कैन प्रिपेयर एट होम। ओके, सो वैसा ही मतलब प्रिपेयर करो और फिर मार्क्स लेके आओ, और जहाँ जहाँ गलती हो वहाँ उसको सुधारो, क्योंकि अब फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा गलती सुधारने का। ओके, और हैंड राइटिंग पे काम करना, और ये जो भी टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट अब तुम्हें उसमें देने हैं, वो 5 रुपीज़ की सप्लीमेंट्री परचेस करके आना। ओके, उसमें देने हैं, तो मतलब 10 रुपीज़ 10 टेस्ट है हमारे, सो 10 5 ज़ा 50 रुपीज़ इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट 50 रुपीज़, 2 दाबेली 3 दाबेली कम खाना। ओके, हाँ, यस, दैट टाइप। सो वो तो सर बोर्ड्स में तो अलग होते हैं। हाँ, बोर्ड्स में अलग होती है, बोर्ड्स में तो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट ऐसी नहीं होती। ओके, और बहुत लंबा लंबा होता है, मतलब यहाँ पे तुम अगर 2 सप्लीमेंट्री फिल कर रहे हो तो उसमें तो तुम्हारी एक ही फिल होगी। पेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वैसे मिलती नहीं है बाहर, लाइक दिस। ये जो हमारा पैड है, राइटिंग पैड, वैसे शेप की होती है, रेक्टेंगल। ओके, बट वैसी बाहर मिलती नहीं है, अदरवाइज हम उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाहर ऐसे ही मिलती है A4 साइज। ओके, सो दैट इन दैट ओनली यू हैव टू गिव। तो ले आना, और फिर ऐसा ना हो कि आज नहीं लाए तो फिर सर वो बीच में से पेपर निकाल के अच्छे से ये इसमें देना है, पेन वेन चेक करके आना, ऐसा ना हो कि आधे घंटे में एक पेन खत्म हो गई और दूसरी है नहीं। और मैं तो रहूँगा ही, बट यू हैव टू एज्यूम कि भाई सर हो या ना हो, जितना आए उतना लिखना है, चीटिंग करनी नहीं है। चीटिंग करके तुमने 80 आउट ऑफ 80 ले आए तो टीचर को भी बेवकूफ़ बनाया, पेरेंट्स को भी बेवकूफ़ बनाया, और उनसे भी पहले खुद को बेवकूफ़ बना दिया। ओके, और होगा क्या आगे? कुछ नहीं। जो दो जो अच्छी बातें बताने वाले थे पेरेंट्स और टीचर, ओके, वो नहीं बताएंगे और तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे कि हाँ मार्क्स आ ही रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बट वो मार्क्स कैसे आए हैं वो तुम्हें ही पता है। सो वो तो थॉट भी नहीं आना चाहिए, जितना आ रहा है उतना लिखो। 80 में से कोई प्रिपेयर नहीं किया और 40 मार्क्स का आ रहा है तो 40 मार्क्स का लिखो। ओके, एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा, तो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 40 मार्क की प्रिपरेशन तो मेरी हो गई है, तो 40 तो मेरे आएंगे ही बोर्ड में। ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मिनिमम 40 तो आएगी ही, उससे तो ज्यादा ही लाएंगे बट इतने तो आएंगे ही, लाइक दैट। बट कभी भी दूसरे थॉट्स, चीटिंग वेटिंग कुछ नहीं, पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो। ऐसा भी नहीं है कोई सरप्राइज नहीं होगा, यही डेट होगी। अगर मुझे कभी भी कुछ भी मतलब कोई ओकेशन हुआ, छुट्टी देनी पड़ी, तो सपोज सैटरडे है, उसका मैं संडे शिफ्ट कर दूंगा, एक दिन आगे या पीछे कर दूंगा। दैट यू हैव टू मैनेज। ओके, अगर हुआ तो अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसा जैसे हमें पता चल गया कि भाई 14 को आ रहा था तो 14 को हमने शिफ्ट कर दिया, अगर ऐसा कोई इंसिडेंस के जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़े, देन वी कैन चेंज, एक दिन आगे एक दिन पीछे। वैसे ही सेम केस फॉर यू ऑल्सो, कि तुम्हें भी अगर अचानक से कुछ ऐसा हो गया तो तुम भी सपोज 17 को देने वाले हो और तुम्हारा कुछ 17 को कुछ है प्लान, तो फिर तुम 18 को दे दो या 16 को दे दो, दैट्स इट। ओके, उतनी फ्रीडम हमारे पास है तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी। बट कहने का मीनिंग क्या है, इसको बंद करो। ओके, कहने का मीनिंग क्या है